नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में। ठीक है, जन्म हमने पढ़ा था, कब हुआ? 1588 में हुआ। 1679 में क्या हुई? इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी लेवियाथन थी। ठीक है, लेवियाथन को जलाया गया। कहाँ पे? ऑक्सफोर्ड में जलाया गया। किसने जलाया? क्लेरेंडन। इन्होंने क्या हुआ, क्या किया? लेवियाथन को जलाया था। ये चीज हमने पढ़ी। फिर जो इनका सामाजिक समझौता था वो एक ही समझौता हुआ था। ये चीज मैंने बताई थी, एक समझौता हुआ था। और एक समझौते के द्वारा तीन चीजों का निर्माण हुआ था। किस किस का? राज्य, समाज और आपकी सरकार। जब ये समझौता टूटेगा, समझौता टूटने के बाद आदमी दोबारा से कहाँ आ जाएगा? अपनी प्राकृतिक अवस्था में आ जाएगा। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था में आएगा। और आपको पता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास केवल एक ही अधिकार है, माइट इज राइट। जिसके पास शक्ति है मतलब उस शक्ति ही अधिकार है। तो और प्राकृतिक अवस्था में पशुवत जीवन मनुष्य जीता था। पशुवत जीवन था, संघर्ष वाला जीवन था मनुष्य का। ठीक है, ये हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या बचता है? मैंने रचनाएं बताई थी डी कॉर्पोरे, मतलब मेन याद रख लीजिएगा थॉमस हॉब्स की लेवियाथन। इसी के साथ जो थॉमस हॉब्स में एक दो पॉइंट बच गए थे, तो वो जब हम थॉमस हॉब्स को पढ़ते हैं तो ये एक व्यक्तिवादी विचारक, मतलब ऐसे क्वेश्चन आता है कि थॉमस हॉब्स एक व्यक्तिवादी जो है, व्यक्तिवादी विचारक है कैसे? जैसे ये मेंस वगैरह में पूछ लिया जाता है। लेकिन थॉमस हॉब्स के व्यक्तिवादी होने के पीछे के कारण वैसे हमने पढ़ लिए। दो तीन कारण है। पहला कारण तो ये है कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण क्या है? प्राकृतिक नहीं है, कोई दैवीय नहीं है। निर्माण किसने किया राज्य का? व्यक्तियों ने। व्यक्तियों ने मिलकर किसका निर्माण किया? राज्य का निर्माण किया। ये हो गया पहला तथ्य जिसके आधार पे हम थॉमस हॉब्स को क्या कर सकते हैं? व्यक्तिवादी विचारक की संज्ञा दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य है वो क्या है? सेल्फ प्रिजर्वेशन है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? आत्म संरक्षण। आत्म संरक्षण ही कहेंगे ना, हाँ, आत्म संरक्षण। फिर इन्होंने जो था जेम्स प्रथम, जब आप पढ़ेंगे जेम्स प्रथम ने जो राजा के दैवीय अधिकार दिए थे उनका खंडन किया था। ठीक है, दैवीय अधिकारों का क्या किया था? इन्होंने खंडन किया था। दैवीय अधिकारों का खंडन किया था। और चौथा इन्होंने कहा था कि राज्य का उद्देश्य क्या है? आत्म संरक्षण है। अगर राज्य आत्म संरक्षण में क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, विफल हो जाता है, तो राज्य के विरुद्ध में क्रांति की जा सकती है। तो ये कुछ कारण थे जिनके आधार पे हम थॉमस हॉब्स को व्यक्तिवादी विचारक कह सकते थे। ठीक है, कह सकते थे नहीं, मतलब कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपने अपनी ग्रेजुएशन में भी पढ़ रखा है। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक अधिकारों के जन्मदाता जॉन लॉक को हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए नीचे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज से चलते हैं। जॉन लॉक। राइटिंग का एक बार फिर से कह रहा हूँ, राइटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो जॉन लॉक की बात करें, जो जॉन लॉक का जन्म हुआ था दोस्तों, ये हमारा 1632 से लेकर 1704 तक, मतलब जन्म 1632 में हुआ, 1704 में क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई थी। और रिंगटन नाम का स्थान था, एक रिंगटन नाम का स्थान, रिंगटन नामक स्थान में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब जॉन लॉक के बारे में कुछ तथ्य हैं कि इन्हें किस किस चीज का पिता कहा जाता है, वो सारी चीजें आप याद रख लीजिएगा। पहला रखिएगा कि इन्हें अनुभववाद का जनक कहा जाता है। अनुभववाद, अनुभववाद का जनक। अरे यार, अनुभववाद का जनक बाद में बता दूंगा। ठीक है, एक और लिख लो, उदारवाद का जनक इन्हें कहा जाता है। एक और लिखिए, अधिकारों के सिद्धांत का जनक।
सिद्धांत का जनक इनको कहा जाता है। और इन्हें सामान्य बुद्धि वाला दार्शनिक भी कहा जाता है। सामान्य बुद्धि वाला फिलोसफर, दार्शनिक। अरे यार ये आदत पड़ गई है ना टेढ़ा लिखने में यार, अब सीधा कैसे लिख सकता हूँ। हाँ चलो, अब से सीधा लिखने की कोशिश करेंगे। ये चीजें हो गई, अब भी टेढ़ा हो गया, कोई टेंशन नहीं है यार। चलो, अब सबसे पहले मैंने बताया कि इन्हें क्या कहा जाता है। एक मिनट, अनुभववाद का, अनुभववाद, एक मिनट, आई बेग योर पार्डन, ठीक है। अनुभववाद का जनक इन्हें कहा जाता है। अनुभववाद, अनुभववाद का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अनुसार ना जो अनुभववादी थे, इनका मानना था कि जो ज्ञान है वो पांच इंद्रियों से प्राप्त होता है। ज्ञान जो है पांच इंद्रियों से प्राप्त होता है, इनका ये मानना था, ठीक है। फिर एक और चीज लिख लीजिएगा, जो वेपर है, वेपर, वेपर हमने पीछे भी पढ़ा था। वेपर ने थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को क्या कहा था, यांत्रिक कहा था, पीछे हमने पढ़ा था। तो वेपर ने कहा था कि जॉन लॉक, लिख लीजिएगा, एक उदारवाद का पहला प्रवक्ता तथा मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता था, या है, तथा मध्यकाल का अरे यार ओके, मध्यकाल का अंतिम प्रवक्ता। ये चीजें यार मैं बोल रहा हूँ मुंह से, आप वहां से लिख लो ना, अब लिखने में मेरे से भी इतनी मेहनत नहीं होती, ठीक है। फिर मेन आता है जो किताब कौन सी जॉन लॉक ने लिखी है। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी इनके, मतलब फेमस किताब है, आपने पढ़ा होगा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, TISCS, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये इन्होंने किताब लिखी, ठीक है। ये किताब इनकी जो है सबसे प्रसिद्ध रही है। इस किताब को दो हिस्सों में डिवाइड किया है इन्होंने, दो हिस्सों में किताब को डिवाइड किया। पहले भाग में जॉन लॉक ने क्या किया था, एक थिंकर थे रॉबर्ट फिल्मर, रॉबर्ट फिल्मर, इन्होंने एक किताब लिखी थी पैट्रियार्चा ऑफ द नेचुरल, जो पावर ऑफ किंग्स। मैं किताब का नाम लिख रहा हूँ, स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए वैसे। PATRIARCHA, और द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स, ये इन्होंने किताब लिखी थी। तो जॉन लॉक ने क्या किया, रॉबर्ट फिल्मर की जो ये किताब थी, ट्रू क्या नाम है, पैट्रियाचा ऑफ द नेचुरल पावर ऑफ किंग्स, इसका क्या किया इन्होंने, खंडन किया, इसकी आलोचना की, ठीक है। और इस किताब में क्या था, जो राजा की प्राकृतिक शक्तियां थी, राजा की प्राकृतिक या दैवीय जो शक्तियां थी, उनका क्या किया, खंडन किया, ठीक है। ये किया पहले हिस्से में। और दूसरे हिस्से में जो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक लिखी, इसके दूसरे हिस्से में क्या किया उन्होंने, जो 1688 की जो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति थी, उसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था, उसका वर्णन किया था, गौरवमयी क्रांति। अब गौरवमयी क्रांति इसलिए कहा जाता है 1688 की क्रांति को, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक भी खून की बूंद नहीं बही, ठीक है, एक भी खून की बूंद नहीं बही थी किसी की भी, तो इसीलिए इसे गौरवमयी क्रांति का नाम दिया गया। चलिए, तो अनुभववाद का मैंने बता दिया था कि अनुभववाद में क्या होता है कि प्रत्येक ज्ञान जो है पांचों इंद्रियों से मिलता है। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम लिख लीजिएगा, मैं इसी साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। इन्होंने लिखी थी एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग।
एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये किताब इन्होंने लिखी थी। ठीक है। और जो अनुभववाद थे, जो अनुभववादी थे, उनका मानना था कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है ना यार, वो खाली प्लेट के समान होता है। ये मानना था इनका, मनुष्य का मस्तिष्क खाली प्लेट के समान। खाली प्लेट के समान क्या? मस्तिष्क किसका? मनुष्यों का। ये अनुभववादियों का मानना था। ठीक है। फिर जो रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक थी, जो, चलिए एक पॉइंट लिख लीजिए, प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत। प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया था किसने? जॉन लॉक ने। खंडन लिख लीजिएगा। ठीक है। ये प्राकृतिक अधीनता के सिद्धांत का खंडन किया किसने? ये किया आपका जॉन लॉक ने। और दिया किसने था प्राकृतिक अधीनता का सिद्धांत? ये दिया था रॉबर्ट फिल्मर ने। मतलब रॉबर्ट फिल्मर ने इसमें कहा था ना कि जिस प्रकार एक बच्चे पर पिता का प्राकृतिक नियंत्रण होता है, ठीक उसी प्रकार प्रजा पर राजा का प्राकृतिक नियंत्रण होना चाहिए। तो जॉन लॉक ने इसका खंडन किया। जॉन लॉक कहते हैं कि बच्चा जो है अल्पवयस्क होता है, मतलब उसमें सूझबूझ नहीं होती, इसलिए पिता बच्चे को निर्देश दे सकता है, परंतु ये बात जो है प्रजा और राज्य पर लागू नहीं होती, और व्यक्ति के सहमति पर ही जो है उस पर राज किया जा सकता है। इस चीज का खंडन किया था जॉन लॉक ने आपके। तो जो मेन आता है जॉन लॉक का, जिसके लिए इन्हें जाना जाता है, प्राकृतिक अधिकार। हमने पढ़ा ना कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, प्राकृतिक अधिकार। ठीक है। तो प्राकृतिक सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकारों का इनको क्या कहा जाता है? ठीक है दोस्तों, जनक कहा जाता है। उन्होंने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार दिए। 3 जो है प्राकृतिक अधिकार दिए। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। पहला दिया इन्होंने जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। दूसरा आपका दिया संपत्ति का अधिकार। चलिए स्वतंत्रता लिख लेते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरा आपका दिया संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। इन तीनों अधिकारों में जॉन लॉक कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसको देता हूं? संपत्ति के अधिकार को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने माना। और उन्होंने माना कि जो जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहाँ है? संपत्ति के अधिकार में ही क्या है? निहित है। कहीं ना कहीं संपत्ति के अधिकार में ही ये दोनों ऊपर वाले जो जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी में जो है आते हैं। ठीक है। और जॉन लॉक से ना जिस टाइम अमेरिका का संविधान बन रहा था, तो अमेरिका के संविधान के निर्माता थे आपके मेडिसिन और जेफरसन। वो क्या थे? बहुत प्रभावित थे जॉन लॉक से, इसलिए उन्होंने क्या किया, जॉन लॉक के अधिकारों को अमेरिका के संविधान में भी शामिल किया था। ये थोड़ी सी आप बात याद रख लीजिएगा। ठीक है। जॉन लॉक गए, ठीक है, मान लीजिए जॉन लॉक की डेथ हो गई, तो जॉन लॉक के बाद जो इनके अधिकारों को आगे बढ़ाया, ठीक है, या जॉन लॉक के अधिकारों का समर्थन जो है किसके द्वारा किया गया था? नाम लिखिएगा, थॉमस पेन। पेन, ठीक है, पेन हिंदी में लिख रहा हूं। थॉमस पेन के द्वारा क्या किया गया? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का समर्थन किया गया जॉन लॉक के बाद। और इन्होंने कौन सी पुस्तक में ये लिखा था? राइट्स ऑफ मैन, RIGHTS, राइट्स ऑफ मैन। ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि राइट्स ऑफ मैन जॉन लॉक की पुस्तक है ना, थॉमस पेन की जो है ये रचना है, राइट्स ऑफ मैन। इन और राइट्स ऑफ मैन में प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया गया था थॉमस पेन के द्वारा, और प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे हमारे जॉन लॉक के द्वारा। फिर आलोचना भी हुई थी जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों की, आपने पढ़ी होगी। एक थे हमारे बेंथम भाई साहब। ठीक है। बेंथम, यहाँ पे बेंथम में मैकियावेली में हमने बर्लिन पढ़ा था, जिन्होंने किताब लिखी थी ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली। बेंथम ने क्या कहा? आलोचना करते हुए कहा कि जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार है वो बकवास हैं। बकवास हैं, बल्कि बकवास है और बकवास से बढ़कर बकवास है।
बकवास, ठीक है, ये समझ लीजिएगा कि बेंथम ने कहा कि जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अधिकार है वो बकवास है, बल्कि बकवासों से बढ़कर बकवास है, ठीक है। ऐसा इसलिए कहा बेंथम ने क्योंकि बेंथम ने तर्क दिया कि जो है राज्य और सरकार, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में क्या था, ना ही राज्य था ना ही सरकार थी, तो राज्य और सरकार से पहले अधिकारों की कल्पना क्या है, अतार्किक है, तार्किक नहीं है। राज्य नहीं था, सरकार नहीं थी, जहां राज्य नहीं होगा वहां अधिकार नहीं होंगे, जहां सरकार नहीं होगी वहां आप अधिकारों की कल्पना कैसे कर सकते हो। इसीलिए जॉन लॉक के प्राकृतिक अधिकारों को बेंथम ने बकवास कहा, बकवास से बढ़कर भी बकवास कहा था, ठीक है। और आ, रूसो जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, रूसो। रूसो ने भी जॉन लॉक के अधिकारों की क्या की थी, आलोचना की थी। संपत्ति जो हमने पढ़े कि 3 अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार में जॉन लॉक कहते हैं, यहाँ पे इन्होंने श्रम सिद्धांत दिया। संपत्ति के अधिकार में श्रम सिद्धांत दिया। श्रम सिद्धांत के अनुसार जॉन लॉक कहते हैं कि संपत्ति जो है मनुष्य क्या संपत्ति पर अपना श्रम अर्जित करके उसे अपना बना सकता है, ठीक है। जैसे होता है ना कि चलिए क्या एग्जांपल देने, संपत्ति का अधिकार पे अगर आप मतलब किसी संपत्ति पे अपना श्रम लगाते हो तो वो संपत्ति क्या हो जाएगी, आपकी निजी संपत्ति हो जाएगी। मनुष्य को उस संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए और जो होता है कि उसे आगे भविष्य के लिए भी, दूसरों के लिए भी सुरक्षित रखना चाहिए, ये उनके अधिकार हो गए। बाकी ऐसा माना जाता है कि जॉन लॉक कैसे हैं, उदारवादी विचारक है। जॉन लॉक उदारवाद का जनक कहा जाता है ना, उदारवादी विचारक। तो जो है जॉन लॉक के विचार जो हमने पढ़े उसमें कौन कौन से हमें उदारवादी विचार देखने को मिले, तो निम्नलिखित सिद्धांत या निम्नलिखित तथ्य इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि स्वतंत्रता की बात ये करते हैं, ये चीज ऐसे ही समझ लीजिएगा, थोड़ा ये डीपली हो रहा है ना। स्वतंत्रता, फिर सहिष्णुता। सहिष्णुता को कैसे लिखेंगे, सहिष्णुता, ठीक है, ऐसे लिखेंगे सहिष्णुता। और इन्होंने चलिए सहिष्णुता आगे लिखा था कि जो सहमति के आधार पे क्या होगा, शासन होगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिनके आधार पे क्या कह सकते हैं, इनको उदारवादी विचारक कह सकते हैं। फिर जिस तरह से मैकियावेली ने मानव स्वभाव के बारे में कहा था, कैसा है, लालची है, डरपोक है, मनुष्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। वहीं पे पीछे कौन सा पढ़ा था हमने, थॉमस हॉब्स ने मानव स्वभाव के बारे में क्या कहा था, लालची है, स्वार्थी है, इच्छाएं अनंत है। एक और कही थी कि यश प्राप्ति करना चाहता है। तो मानव स्वभाव के बारे में जॉन लॉक भी कहते हैं। जॉन लॉक चलिए देखते हैं क्या कहते हैं मानव स्वभाव के बारे में। जॉन लॉक मानव स्वभाव के बारे में कहता है कि व्यक्ति जो है सुख प्राप्त करना चाहता है, पर वो है दुख से बचना चाहता है। सुख प्राप्त करना चाहता है, दुख से बचना चाहता है, ठीक है। और जॉन लॉक कहता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो कैसा है, नेक है, ठीक है। कैसा व्यक्ति का स्वभाव, ठीक है। ये हो गया, दुख से बचना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, तो इसीलिए कहते हैं कि मानव स्वभाव जो है नेक है, अच्छा है, ठीक है। और जो प्राकृतिक अवस्था है हमने किस में पढ़ी थी पीछे, थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था हमने पढ़ी, क्या था, जंगली था मनुष्य, मतलब पशुवत जीवन जी रहा था, एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति उस टाइम थी। लेकिन जॉन लॉक के जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था को देख लेते हैं। जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था हमने पढ़ा, थॉमस हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी। लेकिन जो माफ कीजिएगा पीछे, हाँ, थॉमस हॉब्स की थी ना, क्या कहते हैं उसे, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक। लेकिन जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी वो कैसी थी, वो पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व सामाजिक नहीं थी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व सामाजिक नहीं थी, ठीक है। मैंने बता दिया थॉमस हॉब्स की पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों थी, लेकिन जॉन लॉक की पूर्व राजनीतिक थी, पूर्व सामाजिक नहीं थी। तो
मैंने बता दिया, मतलब बता रहा हूं। यहाँ पे जॉन लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें शांति थी, सहयोग की भावना लोगों में थी, और इसमें प्राकृतिक नियम थे। पहली बार अगर आप पढ़ रहे होंगे ना वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, तो समस्या तो आएगी। ठीक है, प्राकृतिक कानूनों के द्वारा जो है यहाँ पे व्यवस्था चलाई जाती थी। ये क्या कहते हैं, जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक समझौता इनका देख लेते हैं, समझौते के बारे में देख लेते हैं। ये समझौते, ये तो जरूरी है यार समझौता। ठीक है, समझौता कैसे हुआ? थॉमस हॉब्स में हमने पढ़ा, एक समझौता हुआ, एक से आपके स्टेट एस्टेब्लिश हुई, समाज जो है आपका बना, और सरकार आपकी बनी। ठीक है, एक ही समझौते से। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्तियों, मतलब जॉन लॉक के चिंतन में, अरे यार, दो प्रकार के समझौते पाए जाते हैं। दो प्रकार के समझौते। पहला जो समझौता होता है ना दोस्त, वो व्यक्ति मिलकर करते हैं। पहला समझौते में व्यक्ति और व्यक्ति मिलते हैं और निर्माण करते हैं समाज का। ठीक है, पहले में व्यक्ति व्यक्ति मिले, उन्होंने समाज का निर्माण किया। दूसरे समझौते में समाज ने जो है राज्य का निर्माण किया। समाज ने राज्य या सरकार का निर्माण किया। ये चीज समझ लीजिएगा। एक समझौता पाया गया थॉमस हॉब्स के चिंतन में, दो समझौते पाए गए जॉन लॉक के इसमें। थॉमस हॉब्स का जो क्या कहते हैं, वो सामाजिक समझौता अगर टूटता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में आएगा, लेकिन जॉन लॉक का समझौता टूटता है तो व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में एकदम से नहीं आएगा। ठीक है, उसमें क्या था, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। चलिए, चलिए छोड़िए। चलिए, तो हमने थॉमस हॉब्स में पढ़ा था कि थॉमस हॉब्स, एक ही अधिकार था प्राकृतिक अवस्था में थॉमस हॉब्स में। बाकी मतलब जो थे, क्या कहते हैं, सारे अधिकार राज्य को दिए थे। थॉमस हॉब्स के चिंतन में हमने पढ़ा था ना कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अधिकार उस व्यक्ति या व्यक्ति को, समूह को दे रहा हूं, तो आपको भी अपने अधिकार उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे। ठीक है, ये था। लेकिन जॉन लॉक के समझौते में व्यक्तियों ने केवल दंड देने का अधिकार जो है राज्य को सौंपा। याद रखिएगा, केवल दंड देने का अधिकार किसको दिया? स्टेट को दिया। बाकी शेष जो अधिकार थे वो अपने पास रखे। ठीक है, एक ही अधिकार दिया इन्होंने, बाकी अपने पास रखे। ठीक है, जॉन लॉक साथ ही में कहते हैं कि जो सरकार है, सरकार पर नियंत्रण किया जा सकता है। सरकार पर नियंत्रण किया जा सकता है। नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रण करेंगे आपके विधायिका, कार्यपालिका और संधि निर्मात्री शक्ति थी, एक संधि निर्मात्री। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसके सामाजिक समझौते के बारे में। एक बार फिर से सुन लो कि सामाजिक समझौता क्या था। पूर्व राजनीतिक था, पूर्व सामाजिक नहीं था। समझौते में व्यक्ति ने सभी अधिकार अपने पास रखे, पर एक अधिकार, कौन सा अधिकार? दंड देने का अधिकार किसको दिया? स्टेट को दिया। अगर समझौता टूटेगा तो दूसरे वाला समझौता ही समाप्त होगा, मतलब सरकार सरकार समाप्त होगी। इसलिए व्यक्ति कहाँ जाएगा? प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएगा, वो किस वाली अवस्था में जाएगा? समाज वाली अवस्था में जाएगा। ठीक है, ये चीज सामाजिक समझौता यहाँ पे थोड़ा खत्म हो जाता है। फिर एक चीज और याद रखिए, जॉन लॉक को क्या कहा जाता है? क्रांति का विचारक भी कहा जाता है। क्योंकि जो इंग्लैंड की जो 1688 की गौरवमयी क्रांति हुई थी, इनके विचार जो है बहुत उसमें प्रभावशाली रहे थे।
आगे फिर जॉन लॉक के इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही मतलब, बाकी फिर ज़्यादा ही डीपली हो जाता ना। फिर रचनाएं हम अब देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी थी जॉन लॉक ने। रचनाओं की बात करते हैं तो पहली तो इन्होंने लिखी थी एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने पीछे भी बताई थी। फिर लिखी थी इन्होंने फॉर लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस। ठीक है, राइटिंग में भी समझ आ रही होगी। फिर एक और लिखी थी अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। फिर सबसे महत्वपूर्ण इनकी थी ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और फिर रचनाएं तो बहुत है इनकी ना, लिख लीजिएगा। एक और थी सम THOUGHTS सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। और एक और इन्होंने लिखी थी, चलिए फिलहाल इतनी ठीक है, क्योंकि मैं PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो थिंकरों की जो बुक्स हैं, बुक्स और राइटर के नेम मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वो पहले ऊपर हम वो रखेंगे राइटर का नेम, फिर नीचे उनकी जो जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो। बाकी अगर पेपर टफ आया तो क्रोनोलॉजी में हमें अरेंज करनी होगी कि कौन सी किताब पहले लिखी है। तो ये था, ठीक है। तो मैं भी शायद जितना, क्योंकि टॉपिक ये बहुत गहरे हैं, बहुत डीपली जाना पड़ेगा, लेकिन जितना हो सकता था मैंने आसान भाषा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बताने की कोशिश की। आई होप आप समझेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।